किशन एक मुफलिस किसान था। उसके 2 बेटे थे, राघव और सुरेश। राघव सुस्त और निकम्मा था, लेकिन सुरेश उतना ही मेहनती था। वो मेहनत पर यकीन करता था। एक रोज की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं होती। बस सोने को बोल दो जितना भी। क्या है अब्बू जान, अभी तो मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। बस मैं बादशाह बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भाईजान, ख्वाब में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप बादशाह नहीं बन पाओगे। चलो उठो, हम कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये नसीहत देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ ही रहने दे और जा तू ही कोई काम धंधा कर, और जो कुछ पैसे मिले तो मुझे भी दे देना। मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर लिया करूँगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती है। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, सुरेश मायूस होकर बैठा था। इसी फिक्र में था कि क्या किया जाए ताकि घर के हालात सुधर सके। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी अम्मी भी हमारे साथ नहीं है। अगर अम्मी होती तो कम से कम 2 वक्त की हमें रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालात को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आता है और उसे मायूस देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? अब्बू जान, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। भाईजान तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही फरमा रहे हो। अब मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो है नहीं, बस हमारे पुरखों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता। वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ होता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई दफा खेती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। आपने कई दफा कोशिश की तो क्या हुआ, एक दफा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या मालूम मैं उसमें मेहनत करके कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी के मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है वो हमारे पुरखों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या मालूम कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर उस जमीन को देखकर मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। फिर भी वो उस जमीन पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो वाकई बंजर जमीन है। इसमें जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसे खेत में मेहनत करते करते कई रोज गुजर जाते हैं, लेकिन उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वो थक कर पसीने से तरबतर हो मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी बुरके में एक खातून उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। अम्मा, मेरे तो खुद के खाने पे आफत पड़ी हुई है, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे। बहुत जोरों की भूख लगी है। देख, धूप बहुत तेज है। अब और आगे भीख मांगने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। आज तुम ये रोटी खा लो और मैं पानी ही पीकर आज का दिन गुजार लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत दे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। अम्मा, मेरे घर तो रोटी पे भी आफत है। मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है। उस पर खेती करने की सोचता हूँ, लेकिन इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक वालिद है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अख्तियार का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान ना हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ। इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा।
अम्मा, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और दे दिए मुझे खेत में डालने के लिए। इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरी ये 4 पत्थर भी अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। जमीन तो बंजर है ही और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और मायूस होकर घर की जानिब चल देता है। दूसरी सुबह जब वो अपने खेत पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में ये क्या हो रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या? पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है। अभी रात तक तो इस खेत में और कुछ भी नहीं था। अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं अम्मा के 4 पत्थरों का करिश्मा तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन फिक्रमंद भी होता है क्योंकि उसके कस्बे में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब इन अंडों का वो क्या करे। ये बात पूरे गांव में आग की मानिंद फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे मशवरा देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे कस्बे में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडों की खेती कर डाली। बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं। इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ और है ही नहीं। पहले तो ये बंजर पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा, मायूस ना हो। हमारे कस्बे से बाहर निकलकर कुछ मील के फासले पर एक मुस्लिम कस्बा है जहाँ पर तुम्हारे अंडे फरोख्त होंगे। तुम वहाँ जाकर ये अंडे फरोख्त कराना। सुरेश को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो सारे अंडों को एक ट्रक में भरकर करीब के गांव में फरोख्त करने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है। श्रीनु एक मुफलिस डोसे वाला था। वो डोसा बनाकर अपनी साइकिल पर फरोख्त किया करता था। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। बहुत कम लोग श्रीनु की आवाज सुनकर उसके पास डोसा खाने आया करते थे। श्रीनु का डोसा जायकेदार तो था, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा खरीदार नहीं आते थे। वो अमूमन परेशान होकर घर लौटता था। क्या हुआ? आज भी कारोबार अच्छा नहीं हुआ क्या जी? मालूम नहीं क्या हो गया है। आजकल लोग कब्ल की तरह डोसा खाते ही नहीं है। अब्बा, आजकल लोगों को बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें बेहद पसंद है। आजकल किसी को भी डोसा पसंद नहीं है अब्बा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ न कुछ जरूर होगा। अब्बा, आप भी कोई और चीज क्यों नहीं फरोख्त करते, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे ये सब बनाने का इल्म नहीं है बेटा। मुझे तो सिर्फ डोसा बनाने का इल्म है। श्रीनु परेशान था कि कैसे वो अपनी आमदनी में इजाफा करे। दिन ब दिन उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। अगली सुबह श्रीनु जल्दी घर से निकला और इस रोज वो हमेशा से अलग रास्ते पर चल पड़ा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। इस रास्ते में जिम था। जिम के बाहर काफी अफराद थे। यहाँ इतने अफराद हैं, मुझे यहीं आवाज लगानी चाहिए। आज जरूर मेरी अच्छी कमाई होगी। श्रीनु जोर जोर से आवाज लगाने लगा। डोसा, मसाला डोसा, रवा डोसा। श्रीनु की आवाज सुनकर एक बॉडी बिल्डर उसके पास आया। क्या बनाऊं जनाब? कुछ नहीं, हम ये सब नहीं खाते। हमारे पास कोई मुर्गा या अंडे वाला डोसा हो तो बनाओ। अंडा डोसा? हाँ, वो नहीं है ना? तो एक काम करो, कल ऐसा डोसा बनाना और फिर यहाँ आना। ठीक है जनाब। श्रीनु अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। उस पूरे दिन श्रीनु ने अलग अलग जगहों पर डोसे फरोख्त किए और कई लोगों ने उसके डोसे मजे से खाए। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके चेहरे की खुशी देखकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ जी? आज अच्छा कारोबार हुआ क्या? कारोबार तो वैसा ही हुआ, लेकिन आज मुझे एक नई तरकीब सूझी है। कैसी तरकीब? अंडा डोसा। अंडा डोसा? हाँ, और सबसे कबल हम लोग अंडा डोसा खाएंगे। जा मुथु, दुकान से 6 अंडे लेकर आ।
श्रीनू ने मुत्तू को पैसे दे दिए और दुकान भेज दिया। कुछ देर बाद मुत्तू अंडे लेकर आया और फिर श्रीनू ने डोसा बनाना शुरू कर दिया। उसने हमेशा की तरह डोसा का आटा तवे पर डाला और फिर एक ग्लास में अंडे को फेंटकर उस डोसे पर डाल दिया और फिर उसमें मसाला छिड़क दिया। दिख तो अच्छा रहा है, चख कर देखते हैं। श्रीनू और लक्ष्मी ने वो अंडा डोसा चखा। अरे वाह, ये तो बहुत खूब है। अब्बा, मुझे भी दो। मुत्तू ने भी डोसा चखा और उसे भी अंडा डोसा बहुत अच्छा लगा। उस रोज पूरे खानदान ने अंडा डोसा ही खाया। अगली सुबह श्रीनू अपने डोसे की साइकिल लेकर जिम की जानिब निकल पड़ा और इस मर्तबा उसकी साइकिल पर अंडे की ट्रे भी थी। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। अंडा डोसा का नाम सुनकर आसपास के कुछ लोग भी उसके पास आए, साथ ही वो बॉडी बिल्डर भी। वाकई अंडा डोसा मिलेगा? जी जनाब, मेरे लिए भी एक अंडा डोसा बनाओ। और फिर श्रीनू ने डोसे पर अंडा फेंट कर डाला और उस बॉडी बिल्डर को अंडा डोसा दे दिया। अंडा डोसा खाते ही बॉडी बिल्डर के चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, कमाल है दोस्त, सोचा नहीं था कभी अंडा और डोसा एक साथ खाऊंगा। एक और बनाना। वो बॉडी बिल्डर अंडा डोसा खा गया और उसके बाद दूसरा भी। कई और बॉडी बिल्डरों ने अंडे डोसे की फरमाइश की। मुझे एक अंडा मसाला डोसा, मुझे भी एक अंडा डोसा। अंडे डोसे की फरमाइश की। श्रीनू अंडा डोसा बनाता गया और खरीदार खाते गए। श्रीनू बीच बीच में आवाज लगाता रहा, जिससे लोगों का तवज्जो उसकी जानिब आता गया। डोसा, अंडा डोसा, अंडा मसाला डोसा। एक के बाद एक खरीदार आते ही जा रहे थे। कुछ ही घंटों में श्रीनू के सारे डोसे खत्म हो गए और आज की उसकी कमाई भी अच्छी खासी हुई थी। वो खुशी खुशी घर लौटा। लक्ष्मी, आज बहुत अच्छा कारोबार हुआ, सारे डोसे फरोख्त हो गए। वाह! कल से तुम्हें आटा बनाना होगा। खरीदारों को हमारा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा है। ठीक है जी। सब बेहद खुश थे। अगले दिन भी वही हुआ। श्रीनू की आवाज लगाते ही खरीदार अंडा डोसा खाने चले आते। श्रीनू का हाथ मुसलसल चलता और आज सिर्फ 2 घंटे में श्रीनू ने सारे डोसे खत्म कर दिए। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। अंडा डोसा मशहूर हो गया और श्रीनू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। श्रीनू की किस्मत जोरों से चल पड़ी थी। उसका खानदान अब बहुत ही मुतमईन था। श्रीनू ने अब एक छोटा सा टेम्पो खरीद लिया था। अब वो साइकिल के बजाय छोटे टेम्पो में अंडा डोसा बनाकर फरोख्त किया करता था। पूरे शहर में उसके अंडे डोसे का जिक्र था। वो टेम्पो लेकर जहाँ भी जाता, खरीदारों का हुजूम लग जाया करता था। रोज शाम को श्रीनू अपना छोटा टेम्पो लेकर पार्क के पास आता था। पार्क के पास कबल ही छगन का डोसा स्टॉल था, पर श्रीनू के आते ही सारे खरीदार उसके पास चले जाते थे। न मालूम इस अंडा डोसा वाले ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। इसके आते ही लोग भाग जाते हैं। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उस रोज जब श्रीनू का तवज्जो नहीं था, तब छगन ने श्रीनू के आटे में लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया। अब देखता हूँ लोग कैसे तेरा डोसा पसंद करते हैं। और फिर छगन अपने ठेले पर वापस चला गया। श्रीनू इस बात से बेखबर था। उसने हमेशा की तरह डोसा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपने खरीदार को दे दिया। वाह दोस्त, ये रोज के अंडे डोसे से कितना अलग है। तीखा और जायकेदार। तीखा अंडा डोसा। ये सुनकर श्रीनू ने अपने डोसे का आटा चखा और उसे पास पड़ी लाल मिर्च के पाउडर की शीशी नजर आई। यकीनन किसी ने ये पाउडर आटे में मिला दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को तीखा अंडा डोसा भी पसंद आ रहा है। इसे कहते हैं ना किस्मत। अंडा डोसा, तीखा अंडा डोसा। और फिर श्रीनू के टेम्पो के बाहर मजमा लग गया। सभी को नया तीखा अंडा डोसा खाना था। श्रीनू का अंडा डोसा बनता गया और खरीदार खाते गए। सभी लोगों को तीखा अंडा डोसा बेहद पसंद आ रहा था, सिवाय छगन के। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस अंडा डोसा वाले का बुरा करना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने इसका ही भला कर दिया है। हे भगवान!
श्रीनू के तीखा अंडा डोसा फरोख्त हो रहे थे। ये देखकर छगन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो करता भी तो क्या। छगन ने सोचा था कि वो श्रीनू का बुरा करके अपना भला करेगा, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया। सोमनगर गांव में राजू अंडे बेचने का काम किया करता था। ठंड होने की वजह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती। हर साल वो बेसब्री से ठंड आने का इंतजार करता। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। राजू लोगों को गर्मा गर्म ऑमलेट और हाफ फ्राई बनाकर खिला रहा था, लेकिन हर बार ग्राहक राजू की दुकान पर अंडे खा खा कर परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था। शुरुआती दिनों में बिक्री हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ग्राहकी कम हो गई। अब राजू के यहाँ अंडे लेने शायद ही कोई आता। जो भी आते वो उधारी या फिर फ्री में लेने की फिराक में रहते। एक दिन राजू और उसकी बेगम रेशमा ने सोच रहा हूँ आज अंडे की दुकान बंद ही रखूं। आज तुम अंडे मत बनाना, हम कल से शुरू करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे, जो हमारे बचे हुए ग्राहक हैं, वो भी हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी बात मानिए, आप आज साइकिल से जाकर दूसरे गांव में अंडे बेचिए। गर्मा गर्म अंडे साइकिल से बेचने पर लोग शायद खरीद ले। तुम सही फरमा रही हो बेगम, तुम कुछ अंडे उबाल कर रख दो, मैं साइकिल से जाकर उन्हें बेच आऊंगा। राजू साइकिल से अंडे बेचने के लिए घर से निकल जाता है और थोड़ी बिक्री करके वो जा ही रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो गांव-गांव जाकर कुछ दिन साइकिल से ही अंडे बेचेगा। कुछ समय बाद दो आदमी उसके पास अंडे खरीदने आते हैं। अरे भाई साहब सुनो सुनो, अंडे वाले भाई साहब सुनो सुनो। बताओ भाई क्या चाहिए? मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, ऑमलेट है और अंडा करी भी है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर अब तुम दोबारा इस जगह मत आना। यहाँ पर पहले से ही हमारी दुकान है अंडे की जो चल रही है। तुम यहाँ पर आकर हमारा कारोबार मंदा कर रहे हो। अरे जनाब, मेरी भी दुकान है जो चल नहीं रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गांव-गांव जाकर दुकानों पर अंडे बेचूं। हाँ हाँ, हम समझ गए, अब चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। राजू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और सारी बातें रेशमा को जाकर बता देता है। लगता है अब हमें कुछ और काम शुरू करना होगा, वरना हमारे रहने खाने की भी दिक्कत होने लगेगी। हम इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बरसों से हम अंडे की दुकान ही चला रहे हैं और अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। राजू उस दिन दुखी होकर सो जाता है और कोई तरकीब सोचने की कोशिश करता है। सुनती हो? अरे कहाँ गई? हाँ जी, आई। बोलिए ना, क्या हो गया? अगर हम अपने अंडे की कीमत कम कर दें तो तब शायद लोग हमारे अंडे खरीदेंगे। लेकिन हमारे अंडे तो पहले से ही सस्ते हैं। अगर हम और कम कर देंगे तो हमें मुनाफा होगा ही नहीं, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। राजू और रेशमा अपने अंडे के व्यापार को आगे बढ़ाने की सारी तरकीब सोच लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे मायके में सोने के अंडे बहुत बिकते हैं। जब मैं छोटी हुआ करती थी, वहाँ पर सोने के अंडे के सिक्के बनाकर बेचे जाते थे और वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्यारे दिखते थे। सच में? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा देंगे। रेशमा की बात सुनकर राजू उसके मायके जाने को तैयार हो जाता है। राजू अपने ससुराल जाकर सोने के अंडे का नुस्खा सीखने लगता है। कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर राजू ने गोल्डन कॉइन की रेसिपी सीख ली। एक ऐसा अंडा जो बनने के बाद सोने के सिक्के की तरह दिखने लगा। राजू ने विधि सीख ली। ससुराल से वापस आते ही राजू ने फिर से अपनी ठेले की रेहड़ी लगा दी। अरे ओ मोहतरमा, सुनती हो? आज दुकान पर तुम भी आना। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। हाँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। ऊपर वाले की दुआ होगी तो हमारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। राजू और रेशमा अंडे बनाने की नई विधि अपने दुकान पर शुरू कर देते हैं
और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। पहले दिन की शुरुआत ही बेहतरीन रही। धीरे धीरे पूरे शहर और कस्बे में सोने के अंडों की खबर फैल गई। पहले ही महीने में ही उन्होंने अपने साल भर का मुनाफा कमा लिया था। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन संजय और उसकी पत्नी नीता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। संजय भी राजू के साथ अपने समोसे की दुकान लगाता। राजू के अंडे की रेहड़ी पर भीड़ होने की वजह से सचिन जलने लगा। देख रही हो जाने मन, इस राजू ने तो लोगों को अंडे का मुरीद बना दिया है। और नहीं तो क्या, हमारा धंधा तो खराब हो रहा है। इस राजू का कुछ तो करना होगा। अगले ही दिन संजय और उसकी पत्नी ने साजिश रची कि वो लोग रात को राजू की रेहड़ी गायब कर देंगे। और रात होते ही दोनों पति पत्नी ने मिलकर राजू की रेहड़ी को उसे कहीं दूर एक खाई में धक्का दे दिया। सुबह उठते ही मानो राजू को धक्का लग गया था। वहाँ पे उसकी रेहड़ी थी ही नहीं। राजू और उसकी बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों हिम्मत हार चुके थे। दोनों वहाँ से चुपचाप घर आ गए। तभी राजू कहने लगा, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? भगवान हमारी खुशी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी अपना धंधा फिर से खड़ा कर सकते हैं। हर अच्छी चीजों पर नजर लगती है। एक तरफ राजू और उसकी बेगम परेशान थे और दूसरी तरफ संजय और उसकी बीवी बेहद खुश थे। उनके समोसे का धंधा बेहद बढ़ने लगा। राजू और रेशमा सारा माजरा समझ गए थे कि हो ना हो इसके पीछे संजय और उसकी पत्नी नीता का हाथ है। अगर हम फिर से अपनी दुकान खड़ी करने जाएं, तो इसमें वक्त और पैसे दोनों ही लगेंगे और तब तक ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही अपना व्यापार शुरू कर दें? ऐसे हमारे ग्राहक भी हमारे पास ही रहेंगे और हम थोड़े पैसे जमा करके अगले सीजन में हम अपनी हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल लेंगे। राजू और रेशमा ने अपने घर पर ही अंडे की दुकान खोल ली। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उन लोगों ने अपने घर पे ही अच्छा व्यापार शुरू कर लिया। तुम्हारी तरकीब तो बहुत दुरुस्त निकली। देखो, हमने फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा दिए। राजू और रेशमा के घर की दुकान देखकर राजू और उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गए और उनके समोसे भी बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे उनके ग्राहक भी राजू के दुकान के अंडे खाने लगे। देखते देखते उन्होंने अपने हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल ली। देखते ही देखते उनके गोल्डन कॉइन्स एग शहर भर में मशहूर हो गए।